गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन बाय स्टडिंग द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हमें निकालना है, तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं उसे। तो पहला तरीका जो हमने देखा था वो था रेट कांस्टेंट की यूनिट्स का पता लगा के, ठीक है, और दूसरा था डेटा एनालिसिस। तो तीसरा जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जिससे हम ऑर्डर का पता लगा सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, वो है उसकी मैकेनिज्म को जान के। ठीक है, अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जितने भी स्टेप्स में हो रही है उन स्टेप्स को ही देख लें, मतलब इट्स लाइक मॉनिटरिंग अ रिएक्शन। क्या बात समझते हो? मतलब आप लैब में चले गए और आपने खुद उस रिएक्शन को होते हुए देखा, मतलब होते हुए देखने का मतलब है उसके सारे स्टेप्स को स्टडी किया, और उनमें से जो स्टेप आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत स्लो हो रहा है, तो आपने क्या किया, उस वाले स्टेप को फास्ट करवा दिया। तो उससे क्या होगा, जो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड अप। और वही रिएक्शन एक्चुअली में, मतलब वही जो स्टेप है वो एक्चुअली में बेस्ड होगा, उसी के ऊपर बेस्ड होगा पूरी की पूरी रिएक्शन का रेट। समझ रहे हो? लेट अस सपोज, देखो सबसे पहले तो एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करते हैं, वहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लो तो आप रेट कर सकते हो, ए प्लस बी गिव्स अस सी। मान लो कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्लियर है? तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसका रेट लो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू में कंसनट्रेशन ऑफ बी। एंड व्हाट इज के? रेट कांस्टेंट। क्या है? रेट कांस्टेंट। ठीक है, और ऑर्डर कितना आ गया, 1 + 1 2। गॉट इट? क्लियर है? बात आ गई समझ? मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1 और 1 2। तो ऐसे अगर एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है तो उसके बारे में तो पूरी रेट लॉ बता सकते हो। रेट लॉ बता दिया, ऑर्डर बता दिया, मॉलिक्युलरिटी बता दी, और अब कोई अगर पूछेगा कि बताओ कि ए को डबल करेंगे तो कितना टाइम्स रेट बढ़ेगा, 2 टाइम्स। बी को डबल करेंगे तो कितना टाइम्स रेट बढ़ेगा, 2 टाइम्स। और अगर दोनों को डबल किया तो कितना टाइम्स रेट बढ़ेगा, 4 टाइम्स। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है ही। अब बात होती है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, तो उसको हम अलग अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखना सीख रहे हैं। क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिखने में हमने बेसिकली सबसे पहले रेट कांस्टेंट की यूनिट का पता लगाने के लिए बारे में बात करी थी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट पता चल जाएगी तो उससे ऑर्डर पता चल जाएगा। फिर हमने डेटा एनालिसिस पढ़ा था जो ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है एज कम्पेयर टू रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट पता लगती है तो ओवरऑल ऑर्डर पता लगता है। क्या बात समझते हो? इंडिविजुअल ऑर्डर पता नहीं लगता है, जबकि डेटा एनालिसिस से आपको इंडिविजुअल रिएक्टेंट का ऑर्डर पता लग जाता है, और इंडिविजुअल रिएक्टेंट का अगर ऑर्डर पता चल गया कि उनकी टर्म्स में क्या ऑर्डर है तो फिर ओवरऑल ऑर्डर भी पता लग सकता है। तो डेटा एनालिसिस बहुत अच्छा मेथड था। अब जो है उससे भी प्रिसाइज मेथड है, और ये प्रिसाइज मेथड क्या है, मैकेनिज्म को स्टडी करके, मतलब हम रिएक्शन के सारे स्टेप्स को खुद ही देख लेंगे। क्या बात समझते हो? और हम देखने का मतलब क्या है कि हमें वो एक्चुअली में सारे स्टेप्स दिखाएगा। क्लियर है? और फिर हम उन स्टेप्स की मदद से पता लगा लेंगे कि कौन सा स्टेप्स जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और उस स्टेप को स्टडी करके हम ओवरऑल रेट लॉ को लिख सकते हैं। ठीक है, डन। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख लेते हैं। क्लियर है? लेट अस सपोज कि हमने एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखी, एग्जांपल ले लेते हैं, 2H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ I नेगेटिव इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स अस 2H2O प्लस O2। क्लियर? तो मान लो कि एक क्वेश्चन दे रखी है, 2H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ I नेगेटिव इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स अस 2H2O प्लस O2। क्लियर है? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को होने के लिए 2 स्टेप की ज़रूरत पड़ी। एक पहला स्टेप हमारे पास जो दे रखा है वो खुद देंगे, H2O2 प्लस I नेगेटिव गिव्स अस H2O प्लस IO नेगेटिव। एंड सेकेंड स्टेप जो उन्होंने दिया है खुद, दैट इज H2O2 प्लस IO नेगेटिव गिव्स अस H2O प्लस I नेगेटिव प्लस O2। गॉट इट? और बोला है कि ये जो स्टेप है पहला वो स्लो है, और जो दूसरा स्टेप है वो फास्ट है। ठीक है, गॉट इट? तो कह रहे हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जो कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? और वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, और मल्टीपल स्टेप्स कितने स्टेप्स में हो रहा है उन्होंने खुद बोला कि 2 स्टेप्स में हो रहा है। किसने पता लगाया? जिसने भी इस रिएक्शन को मॉनिटर किया होगा, एक्सपेरिमेंटली करते हुए देखा होगा, उसने उसको मॉनिटर करके हमें ये बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। तो उसने पहला स्टेप बताया कि पहले स्टेप में
जो H2O2 होता है उसका एक मॉलिक्यूल I नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करता है और बनाता है H2O का एक मॉलिक्यूल और IO नेगेटिव। फिर दूसरे स्टेप में जो H2O2 का दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो IO नेगेटिव जो बना हुआ होता है प्रोडक्ट में उसके साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है, I नेगेटिव बनाता है और O2 बनाता है। और फिर जो ओवरऑल रिएक्शन होती है उस ओवरऑल रिएक्शन में ये और ये कट जाते हैं और I नेगेटिव और I नेगेटिव कट जाते हैं और बच जाता है 2H2O2 गिव्स अस 2H2O प्लस O2, ठीक है। और जो I नेगेटिव वो एज अ कैटलिस्ट की तरह दिखने लगता है, मतलब कि रिएक्टेंट के टर्म्स में नहीं आता है, कैटलिस्ट की तरह दिखने लगता है। गॉट इट? इस तरीके से अब हमें बेसिकली ये सारा डेटा दे रखा होगा, ठीक है ना। काटा तो हमने अपनी उसके लिए था बेसिकली सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये इक्वेशन आई कैसे दोनों को बना के मतलब काट के। अब हमें क्या क्या दे रखा होगा, ऐसे की इक्वेशन दे रखी होगी ओवरऑल वाली और उसके मल्टीपल स्टेप्स दे रखे होंगे जिसके थ्रू वो हो रही है और बता रखा होगा कि जो स्टेप्स उनमें से कौन सा स्टेप स्लो है या कौन सा स्टेप फास्ट है, ठीक है। अब हमें पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है कि टॉपिक क्या कह रहा है। देखो समझो, एक एग्जांपल लो कि नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट है, ठीक है ना, और उसे नीट क्लियर करके देना है, ठीक है, और वो अभी 12th में है, ठीक है। तो एक 12th में स्टूडेंट है जिसको नीट देना है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, उसका जो माइंड में है, ठीक है। अब नीट क्लियर करने के लिए मतलब नीट को क्लियर करने के लिए उसे 2 स्टेप्स में काम करना है। पहला स्टेप अभी से लेकर जो आपका मई में नेक्स्ट मई में एग्ज़ाम होगा नीट का उसके लिए प्रिपेयर करना, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और दूसरा स्टेप है कि उस दिन जिस दिन नीट का एग्ज़ाम है उस दिन जाके वो पेपर देना। अगर उन्होंने इन दोनों में से कोई भी स्टेप नहीं किया तो उसकी नीट क्लियर नहीं होगी। क्या बात समझते हो? सीधी सीधी बात है कि अगर उसने प्रिपेयर नहीं किया पूरे 1 साल तो भी उसका नीट क्लियर नहीं होगा, चाहे वो उस दिन पेपर देने चला जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। प्लीज़ कीप द चीटिंग वाला पॉइंट असाइड, है ना, थोड़ा सा ऑनेस्ट होकर बात करते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि अगर मान लो उसने प्रिपेयर तो बहुत अच्छा किया है बट लेट अस सपोज कि वो कह रहा है कि जी मैं उस दिन नीट का एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा, प्रिपेयर तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, तो भी उसका नीट क्लियर नहीं होगा। तो इसका मतलब जो भी स्टेप अगर मिस हो गया, मतलब या तो अगर उसने प्रिपेयर नहीं किया या फिर दूसरा कि उसने प्रिपेयर तो किया बट उस दिन पेपर देने नहीं गया, तो इन दोनों पॉइंटों में से कोई भी पॉइंट अगर अधूरा रह गया तो उसका नीट क्लियर नहीं होगा। क्या बात समझते हो? अब स्पीड के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि वो बच्चा जो होता है उस दिन एग्ज़ाम देने जाता है 3 घंटे का, ठीक है, और 3 घंटे का एग्ज़ाम वो 2 घंटे में दे देता है, तो क्या उसका एडमिशन जल्दी हो जाएगा? नहीं, वो तो जब होना है तभी होगा। क्या बात समझते हो? बट इमेजिन करो कि जो उसका पहला स्टेप है दैट इज़ प्रिपरेशन वाला, प्रिपरेशन वो कितने साल में करने की सोच रहा था? 1 साल में करने की सोच रहा था। मान लो कि वो 1 साल में प्रिपेयर नहीं कर पाता, तो इसका मतलब ये है कि उसको 1 और साल लगेगा, और 1 और साल लगने का मतलब है कि उसको नीट क्लियर करने में जो टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है। जबकि अगर आप पेपर में 2 घंटे की जगह 3 घंटे भी ले लेता वो स्टूडेंट, तो उसको एक्चुअली में एडमिशन टाइम पे मिल जाता। मतलब 1 साल प्रिपेयर करता और 1 साल प्रिपेयर करने के बाद अगर 3 घंटे में वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए टाइम पूरा भी लेता तो भी उसको एडमिशन उसी टाइम पे मिल जाता, अगस्त के टाइम पे नेक्स्ट ईयर पे। बट इमेजिन करो कि उसने जो पहला ईयर है उसमें उसका प्रिपरेशन ही नहीं हुआ, तो प्रिपरेशन नहीं हुआ तो उसको 1 और साल लगेगा। अब 1 और साल लगने के बाद अगले साल जब वो नीट का पेपर देगा तब जाके उसका नेक्स्ट अगस्त में एडमिशन, मतलब उसका जो प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर है वो स्टार्ट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फास्ट स्टेप है, मतलब कि जो उसका एग्ज़ाम देने वाला स्टेप है, वो अगर वो 3 घंटे की जगह 2 घंटे दे रहा है या 1.5 घंटे दे रहा है, मतलब कि अगर फास्ट को और फास्ट कर रहा है तो उससे एडमिशन होने में कोई फास्टनेस या कोई भी जल्दी टाइम में फ़ायदा नहीं हो रहा है। उसको उतना ही टाइम लग रहा है जितना उसको लगना चाहिए। बट जो स्लो वाला स्टेप है दैट इज़ उसका जो प्रिपरेशन वाला स्टेप है, वो प्रिपरेशन वाले स्टेप को अगर वो जल्दी या फास्ट कर लेता है, मतलब अगर वो जल्दी प्रिपेयर कर लेता है तो जल्दी एग्ज़ाम दे सकता है और जल्दी एग्ज़ाम दे के जल्दी एडमिशन हो सकता है। जबकि अगर उसने जो प्रिपेयर करने वाला टाइम है उसको ढंग से यूज़ नहीं किया और उसने 1 साल की जगह 2 साल लगा दिए तो उसको नीट क्लियर करने में मतलब 2 साल लग जाएंगे, और अगर उसने 1 और साल लगा दिया तो 3 साल लग जाएंगे। मतलब उसका जो डॉक्टर बनने का प्रोसेस है वो स्लो का स्लो हुए जा रहा है। क्या ये बात समझते हो? ठीक है, तो इसका मतलब कि जो एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है और वो उसके 2 स्टेप्स हैं, एक फास्ट और एक स्लो, तो फास्ट को फर्दर फास्ट करने से रिएक्शन फास्ट होती है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी फास्ट है। बट जो स्लो स्टेप है उसको अगर हम वेरी करवाते हैं, उसको अगर और स्लो करवाते हैं या उसको फास्ट करवा देते हैं तो उससे रिएक्शन की रेट में फ़र्क आता है। जेन्युइन सी बात लग रही होगी कि जो फास्ट है उसको फास्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बट जो स्लो है अगर उसको फास्ट कर दिया तो रेट भी क्या हो जाएगी? फास्ट।
तो इसका मतलब जो रिएक्शन की रेट है वो किस स्टेप पे डिपेंड कर रही है, जो स्लो स्टेप है। क्या बात समझते हो? तो ये कॉन्सेप्ट लेके चलना कि अगर हमें एक रिएक्शन को दे रखा है जो कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसके मल्टीपल स्टेप्स हमें दे रखे हैं, तो उन सारे स्टेप्स में से हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है स्लो स्टेप, क्योंकि स्लो स्टेप को अगर हमने फास्ट कर दिया तो रेट क्या हो जाएगी, फास्ट। क्लियर है? पॉइंट आता है समझ? तो इसका मतलब उस स्टेप को हम बोल सकते हैं एक तरीके से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिकली लगा के देखते हैं कि क्वेश्चंस में ये कैसे लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो स्टेप थे, एक स्लो और एक फास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी नजर गई स्लो स्टेप पे, और स्लो स्टेप को बोल दिया हमने RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि अगर किसी ने इसको फास्ट कर दिया तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, इसको अगर वो फास्ट का फास्टर भी कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट? तो ये जो स्टेप होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको RDS कहते हैं। RDS पे ही रेट लॉ डिपेंडेंट होता है। तो आज के बाद अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है कॉम्प्लेक्स और उसके मल्टीपल स्टेप्स दे रखे हैं और उसमें से स्लो स्टेप दे रखा है और वो स्लो स्टेप फर्स्ट स्टेप है, वो स्लो स्टेप फर्स्ट स्टेप है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे रेट लॉ। सीधा सीधा रेट लॉ क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू K, दैट इज रेट कांस्टेंट, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ जो स्लो स्टेप है उसके रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। याद रखना कि अब क्योंकि ये सिंगल रिएक्शन है तो ये एलिमेंट्री स्टेप की तरह ट्रीट होगा, तो इसका मतलब जो स्लो स्टेप है उसको एलिमेंट्री स्टेप मान के आपको रेट लॉ लिखनी है। तो रेट इज इक्वल्स टू K, दैट इज रेट कांस्टेंट, इनटू में H2O2 जो रिएक्टेंट है स्लो स्टेप का, कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 की पावर 1 क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और I नेगेटिव की पावर 1। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो ये आ गया आपका रेट लॉ। अगर ये रेट लॉ है तो ऑर्डर क्या आ गया, 1 + 1 2। क्या बात समझते हो? ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो गया। हम भी पहले 2 ही सोच रहे थे, बट हमने जो सोचा था वो क्या था, हमारे हिसाब से रेट लॉ जो था वो रेट इक्वल्स टू K H2O2 की पावर 2 आना चाहिए था, जबकि आ रहा है H2O2 की पावर 1 और I नेगेटिव की पावर 1। गॉट इट? दिस इज हाउ वी नीड टू एक्चुअली डू द क्वेश्चंस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो अगला एग्जांपल जो हम लेने जा रहे हैं वो क्या लेने जा रहे हैं, ये कि लेट अस सपोज हमारे को एक और रिएक्शन दे रखी है और वो रिएक्शन हमसे क्या कह रही है कि जो NO है वो O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्लियर है? और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, और क्या बना रहा है, NO3 बना रहा है। क्या बना रहा है, NO3। और दूसरा स्टेप जो है वो है कि जो NO3 है वो बेसिकली किस साथ रिएक्ट कर रहा है, NO के साथ। क्लियर है? और एक सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन दे रहा है, दैट इज NO2 + NO2। ठीक है, क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। इसमें उसने बोला है कि जो सेकंड स्टेप है वो स्लो स्टेप है। ठीक है, और जो फर्स्ट स्टेप है वो फास्ट स्टेप है, उसने ये बोल दिया। और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी वो तो आप निकाल ही सकते हो, जो कॉमन है उसे काट दो, कट कट। क्लियर है? और यहाँ बचा आपका 2NO + O2 gives us 2NO2। क्लियर है? पॉइंट आ रहा है समझ? पक्का? ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देख के ये स्टेप्स हमें तो अपने आप पता नहीं चलेंगे, तो वो खुद देगा। तो उसने एक फास्ट स्टेप दिया, एक स्लो स्टेप दिया, और इस बार जो स्लो स्टेप है वो सेकंड स्टेप है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। इसमें बोला है कि स्लो स्टेप सेकंड वाला है और फास्ट स्टेप फर्स्ट वाला है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या सीखा है कि स्लो स्टेप जो होता है वो RDS होता है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना चाहिए, रेट इज इक्वल्स टू K, दैट इज रेट कांस्टेंट, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ NO3 की पावर 1 और फिर NO की पावर 1। क्लियर है? तो ये दोनों लिखनी चाहिए, मतलब इसको एलिमेंट्री स्टेप मानते हुए हमें रेट लॉ लिख देना चाहिए। बट यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है वो कि जो NO3 है, क्या है NO3, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो ओरिजिनल रिएक्टेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप गौर से देखें तो पिछले वाले में क्या और इस वाले में क्या डिफरेंस है कि पिछले वाले में स्लो स्टेप फर्स्ट स्टेप था, मतलब उससे पहले कुछ भी नहीं था, तो मतलब स्लो स्टेप के जो रिएक्टेंट थे वो ओरिजिनल थे, जबकि यहाँ पे जो स्लो स्टेप है वो सेकंड स्टेप है। इसका मतलब स्लो स्टेप के जो रिएक्टेंट है वो ओरिजिनल नहीं है।
और ओरिजिनल नहीं है तो क्या है कि जो यहाँ पे NO3 आ रहा है वो एक्चुअली में कहीं और से बन के आ रहा है। पॉइंट आ रहा है समझ? डन। तो यहाँ NO3 और NO है, और जो NO है वो तो ओरिजिनल है क्योंकि इनिशियली भी किसी ने NO से ही स्टार्ट किया था, बट जो NO3 है वो ओरिजिनल नहीं है क्योंकि पहले कोई भी मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो कोई NO3 नहीं था। तो इसका मतलब NO3 एक्चुअली किसी और पे डिपेंडेंट है बनने के लिए। क्या बात समझते हो? ठीक है। और ये रिएक्शन जो है वो एक्चुअली में वो क्या है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो कैसे? हमारे हिसाब से तो हमने दिमाग लगाने के बाद रेट लॉ लिख दिया, रेट इक्वल्स टू के NO3 की पावर 1 और NO की पावर 1 मैकेनिज्म को देख के। बट हम कह रहे हैं कि इसमें अभी और भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि जो NO3 है वो एक ओरिजिनल रिएक्टेंट नहीं है, वो एक्चुअली कहीं से बन के आ रहा है। तो इस केस में हमें जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है उसके लिए के इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? के इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो निकालते हैं। तो इस स्टेप के लिए जो ऊपर वाला स्टेप है उस स्टेप के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकलेगा? आपको निकालना तो आता ही होगा। Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ NO3 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ NO इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि NO3 की जो बनने की स्पीड है, मतलब जो कंसंट्रेशन है NO3 की, वो बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल आ रही है? Kc दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू में NO इनटू में O2। तो NO3 की कंसंट्रेशन की जगह ये सारा का सारा जो अमाउंट है, मतलब ये सारा का सारा जो वैल्यू है वो आना चाहिए। तो इस वैल्यू को आपको जो है पुट करना है NO3 की कंसंट्रेशन की जगह। तो अगर आपने इसे पुट कर दिया तो बेसिकली अब क्या दिखेगा आपको? अब आपको दिखेगा कि जो फाइनल रेट लॉ है वो ऐसे दिखेगी, रेट इज इक्वल्स टू के इनटू में NO3 की कंसंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा? NO की कंसंट्रेशन इनटू में O2 की कंसंट्रेशन इनटू में Kc, और ये तो NO3 की जगह आ गया और एक NO तो बच ही गया, तो उसको तो नॉर्मली लिख देना है। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? K कांस्टेंट है दैट इज रेट कांस्टेंट, और Kc एक कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। लेट अस सपोज उसका नाम दे दो K डैश। गॉट इट? और अब NO की पावर 1 और NO की पावर 1, तो मतलब NO की पावर कितना आ गया? 2। क्लियर है? और O2 की पावर 1, ये आ गया हमारा रेट लॉ। गॉट इट? तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या है, दैट इज 2 + 1 3 है। क्लियर है? तो दोबारा से इस जो एग्जाम्पल हमने लिया उसको दोबारा से एक बार नोटिस करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। हुआ ये कि हमारे को एक इक्वेशन दे रखी थी, और वो इक्वेशन जो ओवरऑल थी, मतलब जो इक्वेशन दी थी वो ऐसे दी थी कि 2NO + O2 गिव्स अस 2NO2। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी ये वाली, और इसके लिए 2 स्टेप बता रखे थे, एक फास्ट स्टेप था एक स्लो स्टेप था। ठीक है? जो फास्ट स्टेप था वो कुछ ऐसा था, NO + O2 रिवर्सिबल था, गिव्स अस NO2। ठीक है, सॉरी NO3, और NO3 दूसरे स्टेप में किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? NO के साथ, और आपको सिंगल मतलब एक डायरेक्शन में क्या दे रहा था? NO2। गॉट इट? क्लियर है? प्लस NO2 ये दे रहा था। ये फास्ट था, ये स्लो था। तो हमने क्या किया, जो स्लो स्टेप है उसके रिएक्टेंट को ले लिया और रेट लॉ लिख दिया। ये लिखा रेट लॉ, रेट इक्वल्स टू के NO3 की पावर 1 NO की पावर 1। बट हमारे साथ क्या दिक्कत थी कि जो NO3 था वो ओरिजिनल नहीं था, तो NO3 की जगह ये सब आना चाहिए था, मतलब NO3 का बनना इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो हमने NO3 का क्या लिखा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसके लिए के इक्विलिब्रियम निकाला, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और वो क्या आया था? NO3 की कंसंट्रेशन अपॉन में NO की कंसंट्रेशन अपॉन में O2 की कंसंट्रेशन। तो वहाँ से NO3 की कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गई? के इक्विलिब्रियम इनटू में NO इनटू में O2 की कंसंट्रेशन। और फिर हमने जो NO हमारा जो रेट लॉ था उसमें NO3 की कंसंट्रेशन की जगह वो वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास आ गया रेट इक्वल्स टू के इनटू में NO की कंसंट्रेशन, O2 की कंसंट्रेशन, NO3 की कंसंट्रेशन की जगह आ गई, और Kc आ गया और NO का NO आ गया। जो इसको पूरा सॉल्व किया तो रेट आ गया K डैश इनटू में, K डैश क्या है? K और Kc जब मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट दे दिया, और NO मल्टीप्लाई होकर 2 आ गया, और O2 की पावर 1 आ गया। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया? 2 + 1 3। तो इस तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? तो एक दो एग्जाम्पल हम और देखते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है?
तो लेट अस सपोज कि अगला एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, N2O5 जो है 2 मोल लिए और उसको डिसोसिएट किया गया, और डिसोसिएट करके उसमें से मिला 4NO2 प्लस O2। कोई ये रिएक्शन है एक, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रही है। और एक स्टेप दे रखा है N2O5 जो स्लो है बेसिकली, और NO2 में और NO3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपका स्लो स्टेप है। और एक फास्ट स्टेप दे रखा है, फास्ट स्टेप क्या है, N2O5 प्लस NO3 गिव्स अस 3NO2 प्लस O2। क्लियर है, ये दे रखा है। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है ये, और एक स्लो स्टेप और एक फास्ट स्टेप दे रखी है। सबसे पहले आपने क्या देखा, स्लो स्टेप फर्स्ट स्टेप है, तो इसका मतलब ये आसान वाला एग्जांपल है, मतलब जो हमने सबसे पहले वाला एग्जांपल डिस्कस किया था H2O2 वाला। तो इसमें तो बहुत सिंपल होता है, अगर स्लो स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप है तो ये तो आपको पता ही कि स्लो स्टेप RDS होता है और एलिमेंट्री स्टेप होता है, मतलब सिंपल है बहुत। तो आपको सीधा जाना है, लिखना है रेट इक्वल्स टू K इंटू, और यहाँ पे लिख देना है N2O5 की कंसंट्रेशन की पावर 1, खत्म, आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। क्या बात समझते हो, इसमें कोई पंगा ही नहीं है कि अगर स्लो स्टेप फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, और उससे पहले कोई भी स्टेप नहीं है, तो सीधा सीधा स्लो स्टेप को क्या मानो, एलिमेंट्री स्टेप, जो कि वो है, और सीधा सीधा एलिमेंट्री स्टेप को लिख के, मतलब एलिमेंट्री स्टेप को स्टैंडर्ड लेते हुए, मतलब रेफरेंस लेते हुए उसके लिए क्या लिख दो, रेट लॉ लिख दो, ठीक है, बात खत्म हो जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैसा एग्जाम्पल, जो पहले वाले से मैच कर रहा है, जो पहला एग्जाम्पल मैच मतलब करा था हमने, उससे तीसरा एग्जाम्पल मैच कर रहा है। अब दूसरे एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल और लेके मैच करवाते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल मान लेते हैं, खुद डेवलप करते हैं इस एग्जाम्पल को, कि मान लो ऐसा है कि एक B2 जो है एक स्टेप है, और उस स्टेप पे ये फास्ट स्टेप है, ठीक है, और B2 जो है, और ये इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है, B2 जो है वो आपको दे रहा है, लेट अस सपोज B प्लस B, ठीक है, क्लियर है। अब B2 दे रहा है आपको B प्लस B, और आपने अगले स्टेप में क्या, B प्लस C किया, और इससे आपको मिल गया Z, क्या मिल गया, Z। तो B2 आपको B प्लस B दे रहा है, और आपको फिर अगले स्टेप में B प्लस C से मिल रहा है Z। ये स्लो स्टेप है और ये क्या है, फास्ट है, ठीक है, पॉइंट आता है समझ। अब जब भी स्लो स्टेप्स जो है वो फर्स्ट स्टेप नहीं है, तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। अच्छा, पहले ओवरऑल इक्वेशन लिख लेते हैं। ओवरऑल इक्वेशन क्या है, ये कट गया, तो ये ओवरऑल इक्वेशन है B2 प्लस C गिव्स अस B प्लस Z, ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन है। बोले तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखा होगा और मल्टीपल स्टेप्स दे रखे होंगे, और उनमें से बता रखा होगा कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है, ठीक है। और जो फास्ट है और जो स्लो है, उसमें से स्लो स्टेप जो होता है वो हमारा RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसको एलिमेंट्री स्टेप मानते हुए हम क्या लिख देते हैं, रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होगा, रेट इक्वल्स टू K इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ C। क्लियर है। बट अब क्या दिक्कत है कि B जो है वो ओरिजिनल रिएक्टेंट नहीं है, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो B नहीं था, क्या था, B2 था, और तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि B ओरिजिनल नहीं है तो हमें ओरिजिनल रिएक्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्या बात समझते हो। तो चलो चलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, K इक्विलिब्रियम। क्या लिखना पड़ेगा, K इक्विलिब्रियम। गॉट इट। तो K इक्विलिब्रियम इसके लिए क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ B लिखोगे। क्या बात समझते हो, ठीक है, पक्का। तो K इक्विलिब्रियम हो जाएगा B की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में B2 की कंसंट्रेशन। गॉट इट, क्लियर है, पक्का, ये समझ आ गया। अब यहाँ से जो B कंसंट्रेशन का स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया, B2 की कंसंट्रेशन इनटू K इक्विलिब्रियम के बराबर आ गया, ठीक है, पॉइंट आया समझ, पक्का। अब यहाँ से जो B का कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर आया, वो आया B2 की कंसंट्रेशन और K इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन की पावर हाफ के, मतलब अंडर रूट के। तो इसकी जगह रेट लॉ में आपको ये वैल्यू पुट करनी है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू K, और K जो है वो मल्टीप्लाई होगा B की जगह क्या आएगा, B2 की कंसंट्रेशन की पावर हाफ इनटू में आपका
के इक्विलिब्रियम की पावर हाफ और सी की कंसंट्रेशन की पावर की 1 जो पहले थी भी। क्या बात समझते हो? डन, क्लियर है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। के इक्विलिब्रियम क्या है? कांस्टेंट है, उसकी पावर हाफ भी होगी तो भी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो लेट अस सपोज कि वो कांस्टेंट क्या आ गया? के डैश। तो रेट हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू के डैश, के और के इक्विलिब्रियम की पावर हाफ को मल्टीप्लाई करके, और B2 की कंसंट्रेशन की पावर कितना आ जाएगा? हाफ, और C की कंसंट्रेशन की पावर कितना आ जाएगा? 1। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? 3/2। क्या हो गया? 3/2 या फिर 1.5 कह सकते हो आप, ठीक है ना? 1 + 2 + 1 करके, ठीक है। पॉइंट आता समझ? तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर स्लो स्टेप पहला स्टेप है तो बहुत सिंपल, स्लो स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप मानो और रेट लॉ लिख डालो बिना किसी टेंशन के। और स्लो स्टेप अगर दूसरा स्टेप है तो बेसिकली जो स्लो स्टेप का वो वाला रिएक्टेंट है जो ओरिजिनल नहीं है, उससे पहले वाले स्टेप में जाओ और उसके लिए जो भी आप इक्वेशन लिख सकते हो QC की या KC की, वो लिखो और वहाँ से उसकी कंसंट्रेशन के टर्म्स में जो जो आता है उसको उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, जैसे कि हमने सेकंड वाले एग्जांपल और फोर्थ वाले एग्जांपल में किया है। गॉट इट? क्लियर? ये ध्यान रखने का है। और फर्स्ट एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल जो हमने किया है वो ईजी वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म बेस्ड जो होते हैं क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। जिन बच्चों को ऑर्गेनिक समझ आती है उनके लिए एक एग्जाम्पल और है, ठीक है। ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अब, वो बेसिकली आगे चल के आपके हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर में डिस्कस होता है, ठीक है। तो हम एक रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है कि हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है। लेट अस सपोज ये, इसका नाम है प्रोपेन 1-ol, ठीक है। और हमने इसमें डाल दिया HCl या HBr ले लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो हमें पता चला कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये है CCC और बीच में Br और साइड में मतलब जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आई। क्या रिएक्शन आई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कि प्राइमरी अल्कोहल दैट इज प्रोपेन 1-ol पे HBr डाला गया एक्वस, ठीक है, डन। तो हमें मिला 2 ब्रोमोप्रोपेन और प्लस में मिला वाटर, ठीक है। हमने पूछा कि जी ये कैसे कैसे हुई, तो उसने बोला कि एक स्टेप, पहला जो स्टेप है उसमें क्या हुआ कि जो CCCOH है वो HBr के H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके CCC कार्बोकैटायन बनाता है प्लस वाटर बनाता है। और इसी स्टेप में ये कार्बोकैटायन जो है वो अपने आप को रीअरेंज करके, क्या करके? रीअरेंज करके, रीअरेंज, ठीक है, रीअरेंज करके क्या बनाता है? सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन। अब उसने ऐसा क्यों किया वो तो आपको पता ही होगा, थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी आपको ऑर्गेनिक की, कि इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो 2 है, ठीक है। और इसकी जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो 1 2 3 4 5 6 है। क्या बात समझते हो? डन। तो इसका मतलब जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इंडक्टिव भी लगा सकते हो, इसको 2 तरफ से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है और इसको एक ही तरफ से प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हुआ कार्बोकैटायन को स्टेबल करने में। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, जो उन्होंने हमें बताया है कि जो आपका सेकेंड प्राइमरी अल्कोहल है वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके एक कार्बोकैटायन बनाता है जो प्राइमरी है, जिसके हाइपर कॉन्जुगेशन 2 है, और वो अपने आप को रीअरेंज करके इसी स्टेप में क्या बना लेता है? सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर है? और प्लस में आपको क्या मिल जाता है? वाटर। तो इसका मतलब उनका जो पहला स्टेप है वो कुछ इस तरीके से बताएंगे कि पहले स्टेप के एंड में आपको ये मिल गया, सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन और वाटर। दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या बताया कि जो कार्बोकैटायन सेकेंड डिग्री वाला है और जो Br नेगेटिव आयन बच गया था, उन्होंने आपस में रिएक्शन करी और ये बना लिया। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? पक्का? ठीक है। तो इस तरीके से हमें बताएंगे और बताएंगे कि ये फास्ट स्टेप है और ये क्या है? स्लो स्टेप। अगर नहीं भी बताएं तो भी हमें पता था कि ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। सोचो कैसे। देखो पहले स्टेप में क्या क्या हुआ होगा। पहले स्टेप में H पॉजिटिव आया होगा, मतलब इस तरीके से आप सोच लीजिए कि OH नेगेटिव ने अपने लोन पेयर से किस पे अटैक किया होगा? H पॉजिटिव पे। ऐसा करने पे जो O है उसके 3 बॉन्ड बन गए होंगे, मतलब कि इस तरीके का माहौल बन गया होगा,
H पॉजिटिव। अब O जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा है, तो उसने कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ लिया होगा। तो कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ लिया होगा तो एक प्राइमरी कार्बोकैटायन बन गया होगा, जिसने हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से अपने आप को क्या कर लिया होगा, सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन में चेंज कर लिया होगा, एंड हेंस ज़्यादा स्टेबल बन गया होगा। इससे ज़्यादा स्टेबल तो बन ही नहीं सकता। तो ये सारा प्रोसेस हुआ और जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है वो वाटर बन के निकल गए। क्या बात समझते हो? तो ये सब कुछ हुआ किसमें, फर्स्ट स्टेप में। तो बहुत कुछ हुआ। पहले H2O बना, मतलब कि OH ने H पे अटैक किया, फिर H2O निकला, कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन ने अपने आप को स्टेबल किया, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि जो कार्बोकैटायन सेकेंड डिग्री बना हुआ था उस पर जाके Br नेगेटिव ने अटैक कर दिया और ये बन गया। तब आपको खुद ही पता चल रहा है कि कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो स्टेप है। गॉट इट? तो जो स्लो स्टेप है वो क्या हो गया, RDS। क्या हो गया, RDS। अब आपसे कोई पूछेगा कि जी बताओ कि जो आपकी रेट है वो कौन से स्टेप पे डिपेंडेंट है, तो आप बोलोगे फर्स्ट स्टेप पे डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट स्टेप के रिएक्टेंट्स में आपके पास क्या था, आपका जो रिएक्टेंट है बोले तो प्राइमरी अल्कोहल था, दैट इज CCCOH, दैट इज CCCOH। क्या बात समझते हो? जो न्यूक्लियोफाइल था, मतलब HBr का जो मेन पार्ट था, इसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जो अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, जो न्यूक्लियोफाइल था वो तो सेकंड पार्ट का जो है बेसिकली पार्ट बन गया है ना, सेकंड स्टेप का। फर्स्ट स्टेप में तो वो आया ही नहीं, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होगी, कंसंट्रेशन ऑफ CCCOH बोले तो रिएक्टेंट के और इनटू में K, दैट इज आपका रेट कांस्टेंट। अगर हम इस चीज़ को ढंग से सोचें तो बेसिकली ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन निकली, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन निकली, ठीक है। इसीलिए ये जो मैकेनिज्म अभी हमने देखी, इसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है SN1, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। कौन सी, 1 फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। और यूनिमोलिकुलर, क्योंकि बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जिसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंडेंट है। तो ये 1 क्या बताता है, ये बताता है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। N क्या बताता है, न्यूक्लियोफिलिक, और S क्या बताता है, सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि हुआ तो वही है कि OH नेगेटिव एक्चुअली में एक निकल गया और उसकी जगह कौन आ गया, Br नेगेटिव। क्लियर है? तो न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। और जैसे कि हमने इसका ऑर्डर पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स में, तो रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 पे डिपेंडेंट है। जो HBr का जो मेन पोर्शन है, दैट इज Br नेगेटिव, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो तो फास्ट स्टेप का पार्ट है, स्लो स्टेप का पार्ट है ही नहीं। क्लियर है? तो दिस इज हाउ मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस कम। ठीक है, पॉइंट आया समझ? अब चलते हैं लास्ट में, इस टॉपिक को ख़त्म करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के चला आता हूँ आपके लिए, उसका आंसर आप मुझे दीजिएगा। अगर वो सही आंसर दिया तो इसका मतलब आपको समझ आ गया है टॉपिक। क्लियर है? तो चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि एक रिएक्शन है और उसके रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो है 2NO + Cl2 गिव्स अस 2NOCl। ठीक है, और इसको 2 स्टेप में करा गया है। पहला स्टेप है NO + Cl2, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, गिव्स अस NOCl2, ये फास्ट है। और जो दूसरा स्टेप है वो है NOCl2 + NO गिव्स अस, ये एक डायरेक्शनल है, 2NOCl, और ये जो है ये स्लो है। पॉइंट आता है समझ? क्लियर है? और अब आपसे पूछा है कि रेट लॉ बताओ, तो रेट लॉ बताना है आपको, मतलब रेट लॉ समझते हो, मतलब R = ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो आपको रेट लॉ बताना है, और रेट लॉ क्या होगा वो आप मुझे बताएंगे। अगर आपने सही बताया तो इसका मतलब आपको टॉपिक समझ आ गया, एल्स कुछ क्लियर नहीं है। आई होप सब क्लियर हो। ठीक है, डन। तो ये हमारा ऑर्डर निकालने का तीसरा तरीका था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, और ये ज़्यादा प्रिसाइज हो गया एज़ कम्पेयर टू डाटा एनालिसिस के। तो अभी तक हमने 3 तरीके सीख लिए हैं, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर निकालने का, एक रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के, दूसरा हमने जो करा था डेटा एनालिसिस से, और तीसरा हमने मैकेनिज्म्स को देख के। ठीक है, पॉइंट आ रहा है समझ? तो एक्चुअली में अगर आप गौर से सोचें तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर तो आज भी हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। या तो हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए, या तो हमें डेटा एनालिसिस चाहिए, या तो हम कह रहे हैं कि हमें ये बताओ कि रिएक्शन कैसे कैसे हुई, और फिर हम बताएंगे ऑर्डर क्या है। तो इसका मतलब आज भी आंसर तो वही है कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की इक्वेशन को देख के कोई ऑर्डर नहीं बता सकता। क्या बात समझते हो? उसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी।
तो ये 3 तरीके हमने पढ़ लिए और अब सबसे बड़ा तरीका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसका नाम होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या बात समझते हो? वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और फिर वो टॉपिक जब ख़त्म होगा तब इस टॉपिक से रिलेट करेगा और फिर बेसिकली कंटिन्यू होगा। ठीक है।